नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लाइव। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग अब से कुछ घंटों के बाद होनी है। जिस तरीके से पहले 3 चरणों में वोटिंग हुई, ठीक उसी की तर्ज पर चौथे चरण की वोटिंग की तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब से कुछ घंटों के बाद मतदाता अपना वोट ईवीएम में कैद करेगा। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम की जेल से रिहाई हुई, उसके बाद जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, इसके सियासी मायने क्या हैं यह भी मैं आपको समझाऊंगा। मणिपुर चुनाव को लेकर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार महायुद्ध की खबरें रात 9 बजे मैं आपको दिखाता रहा हूं। इसके पीछे की आज हकीकत क्या है यह भी मैं आपको समझाने वाला हूं। आज राष्ट्र की आवाज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जिलों से लेकर देश के कोने कोने की आवाज मैं देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाता हूं और दिल्ली की आवाज मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। यही आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज में सबसे पहले बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश के चुनाव की। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण की 59 विधानसभा सीटों पर सुबह से वोट डाले जाने हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के दूसरे चरणों में मतदान हुआ, ठीक उसी की तर्ज पर लखीमपुर खीरी से लेकर रायबरेली तक मतदान की प्रक्रिया सुबह शुरू हो जाएगी। तमाम सवालों के बीच चौथे चरण के मतदान में क्या कुछ सामने आएगा, पल पल की तस्वीर आप दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहा है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग में चंद घंटे ही बाकी हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। बुधवार को जिन जिलों में मतदान होना है उनमें लखीमपुर खीरी जिला भी शामिल है। लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्टूबर को जो हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है। निर्दोष किसानों को निर्मम तरीके से रौंद दिया गया था और इसका असर ये हुआ कि लखीमपुर खीरी के तुकनिया इलाके में हिंसा फैल गई। आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगे तो मंत्री जी के बेटे को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि लखीमपुर खीरी में चुनाव से पहले ही आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई और इसी वजह से चौथे चरण में लखीमपुर खीरी की सियासत बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। पिछले चुनावों में बीजेपी ने लखीमपुर खीरी जिले की सभी 8 सीटों को जीत लिया था, लेकिन इस बार लखीमपुर हिंसा की वजह से बीजेपी के लिए जीत की राह आसान नहीं है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में सिख वोटर निर्णायक भूमिका में है। किसान आंदोलन की वजह से इस पर बीजेपी के लिए पिछले चुनावों जैसा प्रदर्शन कर पाना आसान नहीं है। किसान आंदोलन और तिकोनिया हिंसा की वजह से लखीमपुर खीरी जिले की सियासत प्रभावित होना तय है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे मुद्दे बीजेपी के खिलाफ हैं। चुनावों से पहले बीजेपी ने लखीमपुर खीरी क्षेत्र की सियासत के महारथी रहे जितेंद्र प्रसाद को अपने पाले में लाकर बहुत कुछ अपने हक में कर लिया है। जितेंद्र प्रसाद का धौराहरा और उसके आसपास के इलाकों में अच्छा खासा दखल है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कभी कांग्रेस के मजबूत हाथ रहे जितेंद्र प्रसाद अब बीजेपी में है और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी, लेकिन उनकी असली अग्नि परीक्षा चौथे चरण में ही होनी है। लखीमपुर खीरी की तरह ही बीजेपी ने पिछले चुनावों में पीलीभीत, बांदा और फतेहपुर जिले की कुल मिलाकर 14 सीटों पर कमल खिलाया था, यानी कि विपक्ष का इन चारों सीटों में खाता भी नहीं खुला था। ये बात अलग है कि जिन जिलों में बीजेपी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, उन जिलों में इस बार बीजेपी के लिए पुराना प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं है। लखीमपुर के अलावा चौथे चरण के चुनाव में सियासी पंडितों की सबसे ज्यादा नजर रायबरेली जिले पर है।
रायबरेली और अमेठी कभी कांग्रेस के गढ़ थे, लेकिन अब दोनों ही इलाकों में कांग्रेस के हाथ की पकड़ ढीली होती जा रही है। अमेठी में वोटिंग तो 5वें चरण में होनी है, लेकिन 2017 के रायबरेली के चुनावी नतीजे पर नजर डालें तो रायबरेली में कांग्रेस अपना सम्मान जैसे तैसे बचा पाई थी। जिले की कुल 6 सीटों में से कांग्रेस के हाथ केवल 2 सीट लगी थी। लेकिन रायबरेली से कांग्रेस की विदाई का अंत यही नहीं हुआ। रायबरेली जिले से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते दोनों विधायक अब बीजेपी में हैं। रायबरेली सदर से चुनाव जीते अदिति सिंह इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। तो हरचंदपुर से जीते राकेश सिंह भी बीजेपी के हो गए और हरचंदपुर से बीजेपी की टिकट पर कांग्रेस प्रत्याशी को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। चौथे चरण में 9 जिलों में वोटिंग होनी है, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व चौथे चरण के करीब पहुंच गया है, जिनमें 59 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यूपी की जनता को करना है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और किसके हाथों में सौंपती है अपनी किस्मत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की वोटिंग की तैयारियां तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम पार्टियों के अध्यक्षों ने इस वक्त पूरी ताकत लगा रखी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से पूर्वांचल की सियासी समीकरण भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी यह कोशिश कर रही है कि मतदाता को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए। तमाम तरह के जुमले मंचों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। श्री राम। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग होने से पहले ही 5वें चरण की रणभेरी बज चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होनी है, जिसके लिए प्रचार 25 फरवरी को थम जाएगा। लेकिन प्रचार थमने से पहले अपने अपने पाले में वोटरों को झुकाने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। 5वें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज शामिल हैं। 5वें चरण में वोटिंग तो वैसे 12 जिलों में होनी है, लेकिन 5वें चरण की सभी 61 सीटों का सबसे बड़ा सेंटर अयोध्या ही माना जा रहा है। अवध का चुनावी इतिहास बताता है कि इस इलाके में बीजेपी की बहुत गहरी पैठ है। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद इस इलाके की सियासत बीजेपी को और सूट करने लगी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है, लिहाजा बीजेपी की कोशिश है कि राम नाम के सहारे यूपी की चुनावी वैतरणी पार हो जाए। बीजेपी सरकार में अयोध्या में दीपोत्सव का शानदार नजारा पिछले 5 सालों से दुनिया देख रही है और मिशन 2022 में यह मुद्दा भी बीजेपी के एजेंडे में है। तो 2017 के पहले प्रदेश में एक महोत्सव होता था और सफाई महोत्सव था। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, सफाई महोत्सव था। आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था कि यह आयोजन क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। और भाइयों बहनों, उन लोगों की स्वयं की समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। लेकिन आज
जब महोत्सव की बात होती है तो अयोध्या के दीपोत्सव की बात जरूर होती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अयोध्या कितना अहम है, इसका अंदाजा हर सियासी दल को है। राम लहर के चलते ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल हुई और अब एक बार फिर जब चुनाव होने जा रहे हैं तो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। 5वें चरण के दूसरे सबसे अहम सेंटर प्रयागराज पर भी बीजेपी का फोकस रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज से विरोधियों पर करारा प्रहार किया है। अमित शाह ने योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जनता के सामने रखा। अतीक अहमद के सपा बसपा में बड़े जलवे थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? ये आजम खान की तुती बोलती थी या नहीं बोलती थी? ये मुख्तार अंसारी सबको परेशान करते थे या नहीं करते थे? आज कहां है? जोर से बोलो कहां है? जोर से बोलो कहां है? अखिलेश की सरकार गलती से भी लादी तो जेल में रहेंगे क्या? जोर से बोलो रहेंगे क्या? आप क्या चाहते हो, उनको जेल मिले या बेल मिले? प्रयागराज से अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार भी संगम नगरी से ही किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ बोलने और फैलाने का आरोप लगाया। सियासी पंडित मानते हैं कि इस बार यूपी में चुनावी टक्कर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। अखिलेश यादव को भी इसका एहसास है और इसीलिए वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है नहीं बोल रही? अखिलेश यादव ने चुनावी मंच से बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने बहराइच में चुनावी रैली से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश तो की ही है, समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार भी कर दिए। साथियों, बहराइच की ये धरती हमेशा से आक्रमणकारियों के मंसूबों को ध्वस्त करती रही है। देश के खिलाफ जाने वालों को यहां की मिट्टी माफ नहीं करती है, लेकिन इसी मिट्टी ने देखा है कि कैसे इन परिवारवादियों ने आतंकी हमला करने वालों पर अपना प्यार उड़ेला। जिन लोगों पर यूपी में एक नहीं कई बम धमाकों का आरोप था, ये लोग उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने पर पक्का निर्णय करके बैठे थे, साजिश कर रहे थे। ये उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के तक खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। सियासी पंडितों का अनुमान अपनी जगह है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी चुनावों में जीत का दावा कर रही है। बहराइच में भी 5वें दौर में वोटिंग होनी है, लिहाजा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनावी मंच से हुंकार भरी। मायावती ने एक लाइन से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया और ये दावा भी किया उनकी सरकार से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर कोई सरकार नहीं दे पाई और इसी मुद्दे पर जनता से समर्थन भी मांगा। कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत यहाँ जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार में जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही
सही जगह होती है। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में सियासी दलों के गढ़ में वोटिंग होनी है। लंबे अरसे से अयोध्या बीजेपी का गढ़ रहा है तो अमेठी कांग्रेस का। यह बात अलग है कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस का अमेठी में खाता भी नहीं खुला और रही सही कसर 2019 में पूरी हो गई, जब राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए। खैर, बदलते वक्त के साथ सियासी समीकरण भी बदल जाते हैं और मुकद्दर साथ दे तो चुनावी नतीजे भी। इसी आस में एसपी और बीएसपी भी पूरी ताकत से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की फिराक में है। लेकिन जनता ने 172 सीटों पर किसको आशीर्वाद दिया है और बाकी 231 सीटों पर किसका साथ देने वाली है, इसका सही अनुमान किसी के पास नहीं है। और इसी वजह से इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा रोमांचक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव की अब बात करते हैं मणिपुर की। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी लगातार वोटिंग को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। राहुल गांधी ने चुनावी रैलियां की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताल ठोकी है और नॉर्थ ईस्ट की जनता को जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है, उससे वहां के मतदाताओं में, वहां के वोटरों में एक अलग उत्साह बना हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नॉर्थ ईस्ट को लेकर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी भी अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव क्लाइमैक्स के करीब पहुंच गया है। चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इम्फाल में थे तो मंगलवार को अपनी पार्टी का मंगल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मणिपुर में पीएम मोदी की अगवानी के लिए बड़ी संख्या में लोग रास्ते पर डटे रहे। हाथ में बीजेपी के झंडे और बैनर पकड़े लोगों ने जैसे ही पीएम के काफिले को देखा, उनका उत्साह दुगना हो गया। जनसभा में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री जिन रास्तों से गुजरे, वहां के लोगों ने पीएम का जबरदस्त स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी समर्थकों को निराश नहीं किया और गाड़ी रुकवाकर लोगों से मुलाकात की। सूबे में पहले चरण की वोटिंग 28 फरवरी को होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव के लिए मणिपुर पहुंचे हैं और लोगों से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने की अपील करते हुए कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर रहे। हिमांग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार की तरफ से किए गए कार्यों ने अगले 25 वर्षों में मणिपुर के विकास की नींव रखी है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में नाकेबंदी मणिपुर की विशेषता थी। बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती। पीएम मोदी जहां भी जाते, स्थानीय पहनावा जरूर उनके शरीर पर होता। मणिपुर में भी दिखा, सफेद रंग का साफा पहनकर लोगों को संबोधित किया। मणिपुर में ये साफा यानी पगड़ी अनुष्ठान के वक्त पहना जाता है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनाव को अनुष्ठान बताकर लोगों को कनेक्ट किया और तो और इसके जरिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अटैक भी किया।
मणिपुर को आगे ले जाने के लिए सिर्फ हमारे पास समझ है। हम चाहते हैं कि मणिपुर को मणिपुर के लोग चलाएं। हम चाहते हैं कि मणिपुर की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, कल्चर है, ये पूरे हिंदुस्तान में फैले और पूरा हिंदुस्तान मणिपुर से सीखे और मणिपुर भी बाकी प्रदेशों से सीखे। हमारे नॉर्थ ईस्ट के यहाँ की संस्कृति, हमारे मणिपुर की संस्कृति, हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहनावे, हमारे मणिपुर के पहनावे, इसकी मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। यहां मणिपुर में भी कांग्रेस ने हिल और वैली, इसके बीच ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसी खाई पैदा कर दी और अपनी सत्ता का खेल खेलते रहे भाइयों। एक दिन पहले यानी सोमवार को राहुल गांधी ने इम्फाल में बीजेपी और आरएसएस पे कड़ा प्रहार किया था। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। ऐसे में इससे पहले राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग करने की तारीख फिक्स की थी, लेकिन बाद में इसका बदलाव किया गया। मणिपुर में 60 विधानसभा सीट, 2 चरणों में होगा मतदान। 28 फरवरी को पहला चरण, 5 मार्च को दूसरा चरण। मणिपुर में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सत्ता वापसी की जुगत में लगी हुई है और इसको लेकर पूरी रणनीति बना रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे से साफ है कि बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर भी सत्ता में आ गई, जबकि कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी बनकर भी सत्ता से दूर रह गई। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आमतौर पर मीडिया की सुर्खियों से गायब रहने वाले मणिपुर में कोलाहल है। बड़े बड़े नेता मणिपुर का दौरा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव तो वहां भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त कैसे हालात हैं। वहां की ताजा तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि यूक्रेन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम इस वक्त सलाखों से बाहर हैं, जेल से बाहर हैं और जेल से बाहर आने के बाद उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आखिर इसके पीछे जो मंशा है ये सबको मालूम है, लेकिन सियासी फायदे भी हैं। हालांकि बात ये कही जा रही है कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। फरलो पर जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम अब Z+ सुरक्षा में घूमेगा। उसके आसपास अब सुरक्षा कर्मियों का घेरा रहेगा। CRPF, CISF और पुलिस के जवान उसकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। यह फैसला हरियाणा सरकार ने खालिस्तानी आतंकियों से खतरे और गृह मंत्रालय को मिल रहे इनपुट के आधार पर लिया है। बताया जा रहा है कि राम रहीम को सजा से पहले भी धमकियां मिल रही थी। इसी खतरे को देखते हुए राम रहीम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। राम रहीम 7 फरवरी से 21 दिन की फरलो पर बाहर है। इस दौरान वो गुरुग्राम के अपने डेरे में परिवार के साथ रह रहा है। अब उसे हरियाणा सरकार की तरफ से Z+ सुरक्षा मिल गई है।
पंजाब में वोटिंग से ऐन पहले राम रहीम को मिली फरलो को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। विपक्ष ने राम रहीम की फरलो की टाइमिंग को लेकर निशाना साधा था। अब Z+ सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। भाजपा सरकार का हर कोई मूव, हर कोई फैसला पॉलिटिकल फायदे के लिए होता है। पॉलिटिकल एंगल से फैसला करते हैं। जेड सिक्योरिटी दी है तो पॉलिटिकल एंगल से दी है। पहले कहाँ गए थे ये, पहले क्यों नहीं दी? तो क्योंकि पंजाब में चुनाव थे, राम रहीम जी की ज़रूरत थी इनको। हालांकि पंजाब में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक सीट भी इनकी नहीं आएगी। लेकिन यूपी में इनको फ़ायदा लेने की कोशिश की, क्योंकि यूपी में भी उनका प्रभाव है। तो बीजेपी का कोई भी कदम होता है वो व्यक्तिगत स्वार्थ से भरा होता है। निहित स्वार्थी की पूर्ति के लिए ये इस प्रकार के फैसले लेते हैं। राम रहीम को पहले फरलो और अब Z+ सुरक्षा दिए जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद राम रहीम का कद फिर से बढ़ सकता है। साथ ही राम रहीम पर इनायतों का दौर आगे भी जारी रह सकता है। इसकी एक नहीं कई वजह सामने आ रही है। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं जिनका राजनीति में सीधा दखल है। ये डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दुआबा जैसे इलाकों में अपना वर्चस्व रखते हैं। चूंकि डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के सिरसा जिले में आता है, जिसका पंजाब के मालवा के करीब 69 सीटों पर सीधा प्रभाव है। साल 2007, 2012 और 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी डेरे ने भागीदारी निभाई थी। क्रिमिनल ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਹਲੇ ਮਰਡਰਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਪਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਈ। पिछले साल भी डेरा प्रमुख को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए सुबह से शाम तक का आपातकालीन पैरोल दी गई थी। वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भी कई मौकों पर जेल से बाहर आया था। राम रहीम के गुनाहों की गिनती यहीं खत्म नहीं होती, कई और मामलों में भी उसके गुनाहों का हिसाब होना भी बाकी है। राम रहीम से जुड़ा पहला चर्चित विवाद 1998 में सामने आया। तब गांव बेगू में एक बच्चा डेरा की जीप के नीचे आ गया। 2002 में एक और बड़ा मामला सामने आया, जब डेरे की एक साध्वी ने गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया। 2002 में ही राम रहीम पर एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगा। उसी साल राम रहीम पर डेरा प्रबंधक की हत्या का आरोप भी लगा। फतेहाबाद के टोहाना के रहने वाले हंसराज चौहान ने जुलाई 2012 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर डेरा प्रमुख पर डेरे के 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का बड़ा इल्जाम लगाया। राम रहीम की फरलो की मियाद में अब कुछ दिन बाकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से राम रहीम को राहत मिलती आ रही है, उसे देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि डेरा प्रमुख पर हाल फिलहाल में कोई नया संकट नहीं मंडरा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। पुतिन के बयान के बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और विश्व युद्ध का खतरा बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद में एक के बाद एक जुबानी तीर चल रहे हैं और लगातार विश्व युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है। क्या ये रूस यूक्रेन के बीच युद्ध आरंभ का ऐलान है? क्या ये रूस यूक्रेन के बीच अन्य डिप्लोमेटिक ऑप्शंस का अंत है? क्या ये अमेरिका और यूरोप को रूस की खुली चेतावनी है? क्या ये इस इलाके में भयानक खून खराबे का आगाज है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? डोनेत्स्क और लुगांस्क पर रूस समर्थित विद्रोहियों का पिछले 8 वर्ष से कब्जा है।
रूसी भाषी लोगों की बहुलता वाले इन दोनों इलाकों में यूक्रेन सरकार का नियंत्रण नहीं है, जिसके अनुसार कोई भी अमेरिकी नागरिक डोनेट्स्क और लुगांस्क इलाकों के लोगों के साथ किसी भी तरह का निवेश नहीं कर सकता और न ही किसी सेवा या आयात निर्यात की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का घोर उल्लंघन है। यूक्रेन के लोगों का ब्रिटेन साथ देना जारी रखेगा कि रूस के फैसले ने यूक्रेन के क्षेत्रीय अखंडता पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन का पूरी तरह से समर्थन करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देकर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। मैं इस फैसले की निंदा करता हूं। मैंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने के लिए कहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री क्रिश्चियन लिंडनेर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर पुतिन गलत कर रहे हैं। पुतिन रूसी लोगों को अलग अलग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम यूक्रेन के साथ हैं। इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। ये मामला केवल डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। क्या है मिन्स्क समझौता, इसे समझिए। साल 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक समझौता हुआ था, जिसमें पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास इलाके में जारी संघर्ष को समाप्त करने पर बातचीत हुई। यूक्रेन, रूस और यूरोपीय संस्थान OSCE के बीच एक समझौता हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध विराम था। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, नाटो और यूक्रेन की बढ़ती नजदीकियां और ज्यादा टेंशन दे रही है। हालांकि जिस तरीके से एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, उससे तो यह साफ है कि पड़ोसी मुल्कों में लगातार दहशत बनी हुई है कि कब रूस और यूक्रेन के बीच जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि विश्व युद्ध के खतरे को लेकर कई देशों में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। रूस के लिए क्यों अहम है यूक्रेन? सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां भी कहा जाता है। इस शहर का सांस्कृतिक प्रभाव उतना ही है जितना रूस की राजधानी मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर का है। सोवियत संघ के पतन और यूक्रेन के अलग होने को कई रूसी राजनेता इतिहास की बड़ी गलती मानते हैं। यूक्रेन पर स्थायी पकड़ होने और पश्चिमी देशों के यूक्रेन में दबदबे को कई रूसी राजनेता रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक आघात के रूप में देखते हैं। रूस यूक्रेन में रहने वाले 80 लाख रूसी लोगों की रक्षा को लेकर मुखर रहा है। व्यापार के हिसाब से भी रूस के लिए यूक्रेन अहम है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनते हुए देखना नहीं चाहता। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को आजादी मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ इस देश में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व की तरफ इस देश में कई बड़े उद्योग हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसियों, खासकर पोलैंड से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत है। हालांकि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या भी अच्छी खासी है। इन लोगों की विकसित पूर्वी इलाके में खासी मौजूदगी है। 2014 में रूस की ओर से झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यूनुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रिमिया को अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन में हुए आंदोलन के चलते राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, मगर तब तक रूस क्रिमिया का अपने साथ विलय कर चुका था। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लाइव। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।